सर्वप्रथमहम् अध्यक्ष महोदय प्रणमामि। एतस्य कार्यक्रमे ये विद्वांसाः उपस्थिताः तेषां कृते अपि प्रणमामि। विद्यार्थिनां कृते यथोचितम् आशीर्वादाः। पुनः अहं मम वक्तव्यं पठामि। शीर्षकोऽस्ति सामवेदे संगीतशास्त्रस्य प्रणयनम्। संगीते दृश्यादृश्य प्रभावानाम् अनुसन्धानरताः प्रातस्मरणीयाः ऋषयः चमत्कार सिद्धि अध्यात्म बहुधा शक्तया प्राप्तवन्तः। अतः एव ते एकस्य स्वतन्त्रस्य वेदस्य रचनां कृतवन्तः। सामवेदे भगवतः संगीतशक्त्याः अनेन प्रकारेण रहस्याः विस्तृताः सन्ति। येषां प्रयोगेण मानवः स्वकीयात्मिक शक्ति माध्यमेन सूक्ष्मतः विराट रूपे साधना कर्तुं शक्नोति, विश्वात्मानं विलयं शक्नोति। पाश्चात्य विद्वांसः अपि भारतीयानां ऋषीणां प्रयत्नाः मानव जीवने उद्धारकर्तारः आनन्दविधायकाः निरूपितवन्तः। निकषमिदमस्ति यत् यदि मानवोचित गुणानाम् आत्मिक आनन्दस्य च प्राकट्यम् अभीप्सा अस्ति तर्हि आवश्यकमस्ति यत् मानवस्य संगीतं प्रति नैकट्यं सर्वदा भवति। संगीतस्य उपमा प्रीत्यर्थम् अस्ति यत् द्वावपि समाना उत्पादकाः शक्तयः सन्ति। द्वयोः अपि प्रकृतेः जीवनस्य च कृते प्रभविष्णवः इति। संगीतम् आत्मोन्नति पक्षे उत्तमं साधनम् अस्तु सर्वदा वाद्ययन्त्रेण सह गायनं भवति। अस्माकं राष्ट्रगीतस्य रचयिता विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर महाभागाः उक्तवन्तः यत् स्वर्गीय सौन्दर्यस्य यदि कोऽपि साकारं सजीवं च प्रदर्शनमस्ति तत्तु संगीतमेव। गायने देह मन आत्मा त्रयस्य कृते फलप्रदानस्य तत्त्वाः भवन्ति। इदं कारणमस्ति यत् अस्माकं पूर्वजाः पितराः ऋषिगणाः विशिष्ट मंत्राणां संकलनेन गायन पद्धत्याः विकसितवन्तः। आधुनिक विद्वांसः अपि मन्यन्ते यत् स्वर ताल लय छन्द गति मंत्र स्वर चिकित्सा राग नृत्य मुद्रा भावादि सामवेदेन उद्भूताः सन्ति, प्रसूताः सन्ति। यथौषधया मूलद्रव्याणां रासायनिक संयोजनेन अतिरिक्त प्रभावेण रोगाणां शमनं कुर्वन्ति तथैव शब्दश्रुतयः स्वकीया शक्त्याः विशिष्ट तरंग माध्यमेन न केवलं मानवानां प्रति अपितु अन्य जीवजन्तूनां प्रति प्रेरयितुं शक्यन्ते इति। इदानीं वयं जानीमः यत् वैदेशिकाः वैज्ञानिकाः संगीत माध्यमेन मनोविकारैः ग्रस्तानां रोगिणां चिकित्सा परिचर्यां कुर्वन्ति तथा च अनुकूल परिणामान् प्राप्नुवन्ति। वेदमन्त्राणां गानस्य संज्ञा साम इति। छान्दोग्योपनिषदे उक्तं यत् का सामनो गति स्वर इति होवाच, अर्थात् स्वरालापं सामस्य गतिः खलु। स्पष्टम् अस्ति यत् स्वरेण आलापेन विना सामं न सम्भवति। साम शब्दस्य रोचका निरुक्तिः बृहदारण्यक उपनिषदे सम्भवति। साम साचो अमच्छेति तत्साम्नः सामत्वम् इत्युक्ते सा ऋत तथैव गान्धारादि स्वराः सन्ति तथा सामस्य व्युत्पत्ति रूपेण अर्थमस्ति। ऋक् संयोजने स्वरप्रधान गायनम् इति। सामवेदे एकस्य सामस्य गायनम् अहं करोमि। शन्नो देवी रधिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयो ललिश्रवन्तु नः। अत्र एतस्मिन् सभायां बहवः विद्वांसाः समुपस्थिताः तथा च मया मम अल्पमेधया यत् किमपि वक्तुं सक्षमः तन्निगदितम् अस्ति। यदि त्रुटयः सन्ति तर्हि क्षम्यतां कृपया तथा च मम कृते मार्गदर्शनं कुर्वन्तु सर्वे विद्वांसाः। बहु धन्यवादाः। धन्यवाद
आदरणीय त्रिपाठी सर, आप राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संस्कृत, हिंदी और आंग्ल भाषा इंग्लिश के विद्वान हैं और जो मंगलाचरण आपने यहाँ किया वो स्वरचित एक शब्द पर आप मंगलाचरण का रचना कर देते हैं और हम लोगों को सुनाते हैं, बीच बीच में आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय सुधार सर, जिस कृति का नाम ले रहे थे सागर सूर्य सौरभम, उसको जिसने लिखा आदरणीय डीलिट डॉक्टर रामरतन पांडे सर हम लोगों के मध्य में विराजित हैं। पांडे सर थोड़ा खड़ा होके आपको दर्शन दे दीजिए सर। संस्कृत विभाग जब से स्थापित हुआ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रामजी उपाध्याय से लगाकर 2017 तक, जिसमें हम लोग स्वयं सम्मिलित हैं, जितनी भी यहाँ पर शोधोपाधियां PhD हुई, उन सब शोधार्थियों का परिचय, स्थान जहाँ पर वो है और PhD का रेफरेंस किस विषय का है उसका संक्षिप्त वर्णनात्मक आपने उल्लेख किया है और वह बड़ा उपाधि ग्रंथ है संस्कृत विभाग से यहाँ पर मिलता भी है और हम लोगों को दिया जाता है जो PhD करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे सर। इसी कक्ष में, इसी सत्र में मेरा भी शोध पत्र वाचन था, लेकिन उसको कहूँगा नहीं मैं, क्योंकि समय की न्यूनता है। बस आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बता दूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। वेदों में कृषि विज्ञान, मैं जिस विद्यालय में पदस्थ हूँ कृषि विद्यालय है और उस विद्यालय की अपनी स्वयं की कृषि भूमि है लगभग 12 एकड़ और उस पर विद्यार्थी द्वारा हम लोग जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको हम लोग करवाते हैं छात्रों से। उसका यही एक उद्देश्य है कि छात्रों को जैविक खेती की तरफ लाना, नित नए उसमें प्रयोग करना इत्यादि उसमें करना। उसमें रसायन का उसकी कुछ उपज लेकर के हम लोग आर्थिक लाभ लें ऐसा उसमें नहीं है। केवल विद्यार्थी जाने, उस चीज को समझे और जाकर के आगे कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करे। मैं स्वयं कक्षा 12 तक कृषि का विद्यार्थी रहा, उसके बाद मैंने संस्कृत में आया। तो जो वेदों में कहा गया वही हम लोग आज कृषि विज्ञान के रूप में छात्रों से वहाँ पर करवाते हैं। आज हमारा संपूर्ण भारत या कहें पूरा विश्व जो आ रहा है जैविक खेती की तरफ, चाहे अपने बगीचे में उगाए सब्जियां हो, चाहे फसल हो, चाहे अन्न हो, कि हम रसायन मुक्त अन्न प्राप्त करें, साग प्राप्त करें, जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अपना भोजन को रसायन से रहित प्राप्त करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो वेदों में कृषि का उल्लेख है उसमें बताया इतना ही, जैसा कि एक हिंदी में दुआ कहा गया कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब कमाए, मैं भी भूखा ना रहूं किसी ना भूखा जाए। तो वेदों में जो कृषि का उल्लेख है वो इतने ही तक सीमित है कि आपके परिवार का भरण पोषण हो जाए और बच जाए तो आपका जो आवश्यक है, आपका जो अतिथि है उसको खिलाया जाए और बाद में देवाचल यज्ञ आदि में उसका प्रयोग किया जाए। अब जो खेती बीच में आई वर्षा युक्त इसलिए आई क्योंकि हम खाने खिलाने तक सीमित नहीं रहे, उसका व्यापार करने लगे, उसको बेचकर और हम लोग बड़े आदमी बनने के, धनाढ्य आदमी बनने का ख्वाब देखने लगे। तो हम एक कृषि से कितनी अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं इसका प्रयोग चला। इसके लिए हम लोग ने अनेक प्रकार की कीटनाशक रसायन युक्त खाद उस खेती में डाले और उस उपज को अपने तक सीमित न रख करके उससे पैसे धन का उपार्जन किया और फिर किसान का बेटा मर्सिडीज हार स्कॉर्पियो में घूम रहा है। अब उस बालक से कहो कि आप ट्रैक्टर में या हल लेकर के आप कृषि में चलाओ, तो क्या वो चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका परिश्रम इतना रहा नहीं, क्योंकि वह बड़े बड़े यंत्रों में घूम रहा है। तो ये वेद में जो कृषि कहता है वो कहता है कि आप किसान, जैसा कि उस दिन मिश्र सर ने उद्घाटन के दिन कहा था कि नासा शब्द से किसान शब्द बना है, तो किसान का बेटा इतना ही अपना जाए और धर्म के लिए उसका प्रदर्शित करे, ऐसा कृषियों में आया है। यहाँ तक कि जो सर्वशक्तिशाली वेदों का देवता है इंद्र, वो भी दूषण के साथ मरुदगणों के साथ आकर के और कृषि करता है, खेतों में आकर के हल जोतता है। इत्यादि वर्णन में इसमें दिया है, शोध पत्र में समय नहीं है, बताया है कैसे कृषि की जाती है कि पहले कृषि की भूमि तैयार की जाए, वो हम लोग छात्रों से करवाते हैं। वहाँ पर कृषि के साधन ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद संहिता में साधनों का वर्णन है। हल, हल की फाल, सीता उसका वर्णन है। फिर उसमें बीज वपन कैसे किया जाए उसका भी वर्णन वेद में मिलता है। और वही हम लोग भी करवाते हैं कि बीज उपचार, बीज बोने से पहले उसको उपचारित कैसे किया जाए। तो उसने कहा कि बीज को पहले एक दिन पहले बोने से पहले पानी में डाला जाए, उसमें बिनोला
नीम की पत्तियां या जो औषधियां हैं उसके रसायन में उसको मिलाया जाए ताकि वो बीज सड़े ना और वृद्धि को प्राप्त करे। वेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है और वही हम लोग करवाते हैं कि नीम की फली या नीम की बसों इकट्ठी करवा करके उसका घोल तैयार करवा कर उसको छान करके, और यहाँ तक एक नया शोध आया कि हाथी का जो मल है उसको इकट्ठा किया जाए। उस समय बहुत हाथी रहे होंगे राजाओं ने, तो इकट्ठा करके उसको पानी में घोल के उसको छान करके उसमें भी युक्त करके जब उसको धोया जाए तो कोई भी बीज मरता नहीं है, वो जमता जरूर है। ऐसा प्रयोग हम लोग विद्यार्थियों से करवाते हैं। उसको वपित किया जाए, फिर उसको स्त्रियों से, पेटी से, चूहों से इत्यादि से रक्षा की जाए, उसका भी उल्लेख है। धुआं करके कैसे हम चर्बी का नाश कर सकते हैं इसका उल्लेख इसमें वेदों में मिलता है, इत्यादि इत्यादि। और खाली भूमि पर उसकी कटाई मड़ाई उसके बाद उसको अढ़ग में सुरक्षित करके रखा जाए और उस अन्न से हम लोग पुष्ट होंगे। उषा देवता हम सबको उस अन्न से पोषित करें, आप हम लोग को पुष्ट करें, हम लोगों का पालन पोषण करें, ऐसा वेदों में कृषि के विषय में मिलता है। और वही क्यों करके हमने देखा जो हम लोग आज करवा रहे हैं छात्रों से, जो वेदों में कह रहा है उसको यंत्र और व्यक्ति तो बदल गए लेकिन प्रक्रिया वही भी आज चल रही है। यही मेरा धन्यवाद। डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने भारत की सामाजिक संस्कृति मैंने पढ़ी थी 73, उसमें लिखा है वेद कृषि विनाशका और कृषि वेद विनाशिनी। इन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया, वेद कृषि विनाशका और कृषि वेद विनाशिनी। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या चक्कर है, और उसका वो उदाहरण नहीं थी, फुटनोट को ग्रंथ संदर्भ नहीं दिया, उन्होंने कोई व्याख्या ही नहीं की। तो सो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ सर, मैं भी पुरोहित कर्म करता हूँ। आज ये संगोष्ठी हो रही है, बहुत अच्छी संगोष्ठी है, क्योंकि वेदों में विज्ञान, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे और विद्यार्थी सुन रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वेदों कृषि विनाश का, वेदों को हम लोगों ने मंदिर तक सीमित कर दिया, पंडितों तक सीमित कर दिया, पुरोहित तक सीमित कर दिया। इसके जो विज्ञान का वो आज जनता तक, किसान करने वाले श्रमिक है, पूजा के वेद पाठ नहीं सुनेगा, अनुसंधान नहीं करेगा, इसलिए शायद उपाध्याय सर को ऐसा करना पड़ा। ये मेरा मानना है। सही जा रहा है, संगोष्ठी में सूर्य पत्र पढ़े गए। अब मैं अविलंब रूप से अध्यक्ष और उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा सर के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर, अध्यक्ष और उद्बोधन यम शैवा समुपासते श्रीति ग्रंथे वेदांतियों बौद्धा भक्ति प्रधान पदो दत्ते नैयायिका नरकं नित्यत जैन शासन रता सर्वे की मीमांसका स्वयं मानव नाथ वांछित फलम त्रैलोक्य नाथों। सभागार में उपस्थित शुद्धता और कामता सम्मिलित वाक पारावरीय आचार्य राष्ट्रबिहारी जी, नाना शास्त्र प्रक्षालित मति वैभव आचार्य गणेशीलाल भारती, सदानंद पाठी जी, लाल यादव जी, भैया जी, डॉक्टर पी.के. राय जी, आचार्य टीकाराम जी और देवेंद्र गुरु जी और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के एकमात्र डीन रामरतन पांडे और सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के आए हुए प्रतिनिधि और अभय नाथ सिंह जी,
सभागार में उपस्थित डॉक्टर अनिल तिवारी जी और अनेक युवा विद्वान और प्यारे विद्यार्थी, विगत 150 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ हमारे इतिहास कि हम अपने 5000 से अधिक वर्षों के ज्ञानात्मक अतीत से कट वह ज्ञानात्मक अतीत जो पूरी दुनिया में भारत के वैभव और भारत के गौरव के होने की शर्त अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को आरोपित किया और वही शिक्षा व्यवस्था हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, जहां युवा पीढ़ी के दिमाग की ढलाई होती है, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि ज्ञान की सारी जड़ें पश्चिम। हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपने समृद्ध ज्ञानात्मक अतीत से ज्यादा पश्चिम के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं और वास्तव में वही जानते हैं जिसे पश्चिम ने उपजाया और हमारी स्मृति भ्रष्ट बदहाली की परिव्याप्ति आज इतनी बढ़ गई है कि आज इस 5000 से अधिक वर्षों की समृद्ध ज्ञान परंपरा जो विभिन्न प्रकार के आक्रमण, विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, उत्थापन के दौर में भी अपने अस्मिता को बचाए रखी, हमारा नाता ही उससे टूटने की स्थिति और ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार के विषयों पर महर्षि सांदीपनि देश विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा वैदिक वाङ्मय में विज्ञान पर आयोजित की जाती है, तो एक तरह से ये पूरी संगोष्ठी जो है ना, वो वरिष्ठ, कनिष्ठ, युवा और विद्यार्थियों के द्वारा एक सामूहिक रूप से यह एक आत्मावलोकन की उपक्रम, हम स्वयं अपने ऊपर दृष्टिपात करें कि हम क्या थे और क्या हो गए। पूरा एक सामूहिक, हम क्या थे और क्या हो गए, इसका आत्मावलोकन करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी आत्मावलोकन करने की प्रक्रिया में आपाधापी के चलते लाभ की अपेक्षा नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। इसलिए अपनी ज्ञान परंपरा का यदि हमें पुनरावलोकन करना है तो हमें आत्मचेता, आपाधापी से बचते हुए हमें करना है। और इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जैसे राजनीतिक दलों की राजनीति होती है, वैसे पूरी दुनिया में सभ्यता और संस्कृतियों के बीच ज्ञान की भी राजनीति।
पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज। और पूरी दुनिया इस समय ज्ञान की राजनीति का अखाड़ा है, और ऐसी स्थिति में अपनी ज्ञान परंपरा का पुनरावलोकन हमें बड़ी सतर्कता से करनी है। इस सभागार में उपस्थित जितने भी दिग्गज जन, जितने भी युवा अध्येता और जितने प्रशिक्षु विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, विगत 2 दिनों से जितने शोध पत्र यहाँ पढ़े गए, तो मोटे तौर से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि हमारे वेदों में आधुनिक विज्ञान से संबंधित कोई भी ऐसा गुण सूत्र ज्ञान का नहीं है जो हमारे वेदों में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार का आह्वान, इस प्रकार का प्रतिपादन यहाँ पढ़े गए सैकड़ों शोध पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया होगा, और आपको लगता होगा कि सचमुच में वेद जो है वो समस्त ज्ञान की खान। लेकिन कभी हम इस बात पर क्यों नहीं विचार करते कि यह विश्व प्रसिद्ध, विश्वतोमुख और वैश्विक रूप से प्रमाणित सत्य है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम, समृद्धतम और अद्यतन सभ्यता संस्कृति। इस सभ्यता संस्कृति के इतिहास में कभी टूटन नहीं पाएगा। तो हमें विचार करना चाहिए कि जो दुनिया की समृद्धतम, प्राचीनतम और अद्यतन सभ्यता संस्कृति है, क्या अपने विकास के दौरान सदानंद गुरु जी, जरा आप इस पर ध्यान थोड़ा उससे पूछो, क्या कोई सभ्यता और संस्कृति ज्ञान विज्ञान के बहुविध अनुशासनों के उन्नत रूप में विकसित किए बिना कोई सभ्यता संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम, समृद्धतम और अद्यतन होने का दावा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका मतलब है हजारों वर्ष के भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में ज्ञान से संबंधित मनुष्य की आवश्यकताओं और अभिप्साओं से संबंधित ज्ञान की जितनी विधाएं हो सकती हैं, उन सबों का विकास तो स्वाभाविक रूप से हुआ। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। किसी एक विद्या या किसी कुछ ज्ञान के अनुशासनों का विकास करके कोई संस्कृति और कोई सभ्यता ये दावा कर सकती है क्या कि वह दुनिया का समृद्धतम, प्राचीनतम और अद्यतन सभ्यता संस्कृति? जिस सभ्यता संस्कृति का प्रसार, जिस सभ्यता संस्कृति का प्रसार क्षेत्र पूर्वी चाइना समुद्र से लेकर पश्चिम में प्रशांत महासागर, जिसे रेड समुद्र कहा जाता है, और दक्षिण में हिंद महासागर से मध्य विषुवत रेखा और उत्तर में हिमालय पर्यंत जिसका मानचित्र है, कितना विशाल, जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं, इतना विशाल मानचित्र में ये सभ्यता और संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम, समृद्धतम और अद्यतन ज्ञान विज्ञान के समस्त अनुशासनों का विकास अपने इतिहास क्रम में किया।
यदि ये बात विश्वतोमुख रूप से सिद्ध है, तब आज हम वैदिक वाङ्मय में विज्ञान को खोज के हम किस पूर्व पक्ष को प्रत्युत्तरित करना चाहते हैं और क्या सिद्ध करते हैं। हम ये बात किसको बताना चाहते हैं कि हमारे वेदों में विज्ञान है। हमारे मन में वो कौन सी हीनता ग्रंथि है अपने ज्ञान के और ज्ञान परंपरा के संबंध में कि हम आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और सब एटॉमिक थ्योरी, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी थ्योरी हम वेदों में खोजने लगते हैं। किसको बताना चाहते हैं? क्या पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति में विज्ञान और तकनीक के माध्यम से दुनिया में जिस प्रभुत्व को उत्पन्न किया और जिस ज्ञान विज्ञान और तकनीक के जिस प्रभुत्व ने मध्य एशिया, ग्रीक, चाइना और भारत की सभ्यता और संस्कृति को उनके घर में ही प्रासंगिक बना दिया है, क्या उस हीनता ग्रंथि से कहीं हम ग्रस्त तो नहीं हो गए हैं कि विज्ञान को हम ऋग्वेद की ऋचाओं में पदे पदे खोजें? क्या हमारे ऋषि मनुष्यों ने जब भारत में विज्ञानों का वर्गीकरण किया, तो आप सब जानते हैं कि वो 6 शास्त्रों में उनका वर्गीकरण किया है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। प्राचीन परंपरा में भारतीय विज्ञानों का वर्गीकरण तो इन्हीं 6 शास्त्रों में किया गया है। आप सब लोग संस्कृत विद्या के विद्यार्थी हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय विज्ञानों का वर्गीकरण जो इन 6 शास्त्रों में किया गया, उसमें 4 शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित, केवल 2 शास्त्र ऐसे हैं जो खगोल विज्ञान और छंद को यदि आप गणित से जोड़ लें तो गणित शास्त्र से, लेकिन 4 विद्याएं जो है, 4 शास्त्र हैं, वो भाषा शास्त्र से। इस बात को देखने से यह बात समझ में आती है कि पश्चिम में ज्ञान का आदर्श सदैव भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, लेकिन भारत में ज्ञान का आदर्श सदैव भाषा शास्त्र, सदैव भाषा शास्त्र। हमारे ज्ञान का आदर्श कभी भौतिक विज्ञान नहीं। भौतिक विज्ञान के विकसित हुए बिना भी कोई सभ्यता और संस्कृति विकसित नहीं हो सकती, लेकिन उसकी महिमा यहाँ अपरा विद्या के अंतर्गत है। परा विद्या के अंतर्गत उसका परिगणन नहीं। इसका मतलब है कि जिस प्रकार के विज्ञान की खोज हम वैदिक ऋचाओं में या वैदिक वाङ्मय में कर रहे हैं, उस प्रकार के ज्ञान का मानकीकरण और आदर्शीकरण भारत की सभ्यता और संस्कृति में कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। यहाँ ज्ञान का आदर्श कुछ और ही है। कला, कौशल, वैज्ञानिकता, ये तो मनुष्य की प्रवृत्तिगत विशेषता। मनुष्य के विकास की कोई भी अवस्था आप ले लीजिए, क्या उसमें प्रकृति को अपने अनुरूप संयोजित करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती? अपने आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति का पुनर्संयोजन करने की प्रवृत्ति तो मनुष्य में नहीं, कदाचित पशु पक्षियों में भी दिखाई पड़ती है। तो वास्तव में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मूल तो यही है ना, कि हम प्रकृति को अपने पक्ष में नियोजित करते हैं, पुनर्नियोजित करते हैं।
लेकिन इस नियोजनात्मक ज्ञान को भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने कभी आदर्श और मानक स्वरूप में स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए भारत की सभ्यता और संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के बहुत सारी अंतर्दृष्टियों के उपलब्ध होने के बावजूद भी हम अपनी सभ्यता और संस्कृति में उनका विनियोग उस तरह से नहीं किए जिस तरह से एक रेखीय रूप में विज्ञान और तकनीकी को ही ज्ञान का आदर्श मानकर जिस सभ्यता और संस्कृति के शिल्पकार पश्चिम, तो विज्ञान को वेदों में खोज के, अगर मेरी बात आपको ये कटु लगती है तो मुझे वापस कर दीजिएगा, बहुत गौरवान्वित होने की बात नहीं। मैक्स मूलर ने वेदों को संपादित किया। विंटरनीथ बहुत बड़ा वेदों का पश्चिमी भी जानकार था। उसको कभी वेदों में विज्ञान नहीं दिखाई।